हाँ जी, देखिए आज के टॉपिक में हम लोग चर्चा कर लेंगे संविधान सभा ना। संविधान सभा की चर्चा कर लेंगे। संविधान सभा और संविधान सभा के सदस्यों का जो चुनाव हुआ था समानुपातिक प्रतिनिधित्व के एकल संक्रमणीय मत के आधार पर हुआ था। अनुपातिक प्रतिनिधित्व के एकल मत के आधार पर हुआ था। ये दो टॉपिक हम लोग इसी के आधार पर आपके भारत के राष्ट्रपति का चुनाव होता है, तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, इसको समझिएगा कि कैसे होता है, क्या होता है। ये संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव भी अनुपातिक प्रतिनिधित्व के एकल संक्रमणीय मत के आधार पर हुआ था और अप्रत्यक्ष हुआ था। बात समझ रहे हैं? अप्रत्यक्ष और अनुपातिक प्रतिनिधित्व के एकल संक्रमणीय मत के आधार पर हुआ था संविधान सभा की। तो अभी तक ने हम लोगों ने पीछा पढ़ा है कि जो एक्ट आए 1835 तक पढ़ लिया है, 1935 तक हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब आगे जो संविधान के क्रम में, विकास के क्रम में मांगे हो रही थी कि संविधान सभा का गठन किया जाए, भारत के लिए अपना एक संविधान बनाया जाए ना, और मांग तो उठ रही थी और अंग्रेज भी मूड बना चुके थे कि अब हम लोग भारत में रह नहीं सकते, इन लोग को संविधान बनाया दिया जाए। ये 46 और 47 की बात है, बात समझ रहे हैं? उसी क्रम में इस कालखंड में किस तरह देश विभाजन हो गया, संविधान सभा में कौन कौन भाग लिए थे, यही सब चीज़ों की चर्चा हम लोग करेंगे। तो संविधान की मांग जो उठती आ रही थी, अभी हम संविधान सभा के बारे में पढ़ेंगे। संविधान की मांग ना, कुछ फैक्ट्स हैं जो आप ध्यान दोगे। फैक्ट्स ये है, संविधान की मांग होने लगी कि जैसे अपना देश बनाइएगा ना, तो देश कैसे चलाइएगा, किसके आधार पर, कुछ नियम कानून तो होना चाहिए, उस आधार पर देश चलेगा। तो संविधान की मांग समय समय पर उठती रही है, उसको आप लोग ध्यान दोगे। संविधान की मांग, तो संविधान की मांग में सबसे पहले एक एम.एन. राय करके थे, प्रथम मांग उन्होंने किया था प्रत्यक्ष रूप से, मतलब वही व्यक्ति थे एम.एन. राय जो संविधान की मांग किए थे। व्यक्तिगत रूप से एम.एन. राय ने किया था प्रथम। संविधान की, हमारा भारत का एक अपना संविधान होना चाहिए, इस तरह की संकल्पना जो आई थी वो एम.एन. राय साहब थे। ठीक, बात समझ में आया? दूसरा, 1935 में कांग्रेस ने आधिकारिक रूप से संविधान की मांग किया था। ये व्यक्तिगत रूप से थे। 1935 में कांग्रेस ने आधिकारिक रूप से ना, कांग्रेस ने आधिकारिक रूप से मांग किया था। अरे आधिकारिक रूप से कहने का मतलब समझ रहे हो? जैसे कांग्रेस के मन से एक प्रवक्ता होता है ना, आप भले बीच में बना लीजिए, कुछ मांग कीजिए, मगर एक मन से कहा जाए आधिकारिक रूप से कि नहीं, हम कांग्रेस के तरफ से आए हैं और मांग कर रहे हैं संविधान की। 1935 में कांग्रेस के तरफ से आधिकारिक रूप से एम.एन. राय ने प्रथम, व्यक्तिगत रूप से किए थे, प्रत्यक्ष थे ना। और 1940 में अंग्रेजों ने अगस्त प्रस्ताव में पहली बार संविधान के मांग को स्वीकार कर लिया। हालांकि अगस्त प्रस्ताव अस्वीकृत हो गया, मगर अगस्त प्रस्ताव में वो संविधान की मांग को स्वीकार किए थे। 1940 में अगस्त प्रस्ताव में, अगस्त प्रस्ताव में अंग्रेजों ने स्वीकार किया ना कि हम आपको संविधान
बनवाएंगे ना। हालांकि अगस्त प्रस्ताव रिजेक्ट हो गया। उसके बाद 1942 में क्रिप्स मिशन में भी आधिकारिक रूप से संविधान की मांग को स्वीकार किया गया। 1942 में भी क्रिप्स मिशन में भी स्वीकार किया कि हम आपको संविधान, इतना तो बुझा गया कि अब संविधान बनेगा, मतलब अबाउट टू, अब आज़ादी होने वाला है, इस तरह की कंडीशन है। और 1946 में इसी के कैबिनेट मिशन भारत आया संविधान सभा के गठन के उद्देश्य से। ठीक, 1946 में कैबिनेट मिशन आया ना गठन के लिए, संविधान सभा के गठन के लिए। देख रहे हैं, यहां से ये पूछा जा सकता है कि संविधान की मांग कब कब किया गया। अब देखिए, कैबिनेट मिशन आया भारत में। आप लोग कैबिनेट मिशन के बारे में वन लाइनर में पढ़ते आ रहे हो ना, तो ये बताओ कि कैबिनेट मिशन को कैबिनेट मिशन क्यों, नाम ही कैबिनेट मिशन क्यों? अभी तक तो जानते हो कैबिनेट मिशन भारत आया, इतने लोग थे ना, तो कैबिनेट मिशन ही क्यों? हाँ हाँ, सही बोली हैं आप। ये जो कैबिनेट मिशन था, ब्रिटेन के कैबिनेट मंत्री थे। ये ब्रिटेन के कैबिनेट, वहाँ के मंत्री थे कैबिनेट में, जैसे आए हैं ना अभी रक्षा मंत्री, जैसे भारत का कैबिनेट मंत्री हैं एक मंत्री, हाँ, उसी तरह से ये 3 लोग ब्रिटेन के कैबिनेट मंत्री थे और ये भारत आए थे 2 उद्देश्य लेकर कि एक अंतरिम सरकार के गठन किया जाए जो 1935 के आधार पर। अंतरिम सरकार कहने का मतलब कि जब तक आप आज़ाद नहीं हो जाते हो, जब तक आप अपना संविधान नहीं बनवा लेते हो, जब तक आप अपना चुनाव नहीं करवा लेते हो, हम लोग अंग्रेज, हम लोग अगर भारत छोड़कर जा रहे हैं, इस दौरान शासन कैसे चलेगा? तो एक अंतरिम सरकार का गठन होगा ना, जो बिना चुनाव के पहले काम करेगी। जो आप लोग पढ़ते रहे हो, रटते रहे हो कि अंतरिम सरकार में कौन क्या था ना, तो अंतरिम सरकार कहने का मतलब कि अंग्रेज छोड़ के जाने और आपका संविधान लागू प्लस चुनाव होने के बीच में जो कार्यभार संभालेंगे ना। और दूसरा था इनका काम कैबिनेट मिशन का कि संविधान का निर्माण करवाना। ये 2 कार्य लेकर आए थे। पहला कार्य क्या था इनका? अंतरिम सरकार का गठन कराना है इनको ना। और दूसरा काम क्या है? संविधान का निर्माण भी करवाना है, क्योंकि मूड बना चुके थे कि अब भारत में रहना पॉसिबल नहीं है। बहुत तरह का दबाव था, ऐसा नहीं है कि खुशी से दे रहा था। वो इतिहास की चर्चा होगी कि चारों तरफ से घेरा गया था। इधर ये नाक में दम किए हुए थे सुभाष चंद्र बोस, बहुत सारा कारण था, वो उसकी चर्चा होगी, नहीं तो वो हो जाएगा इतिहास। हम पढ़ा रहे हैं पॉलिटिकल साइंस, ठीक। और दूसरा क्या था? संविधान का निर्माण कराना। यही 2 कार्य था। अब इस कैबिनेट मिशन में 3 लोग थे। वो पूछता है पैथिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिस और एबी अलेक्जेंडर। ये तो आपको रटा गया होगा ना। पैथिक लॉरेंस ये अध्यक्ष थे ना। स्टेफर्ड क्रिप्स, स्टेफर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर, ये 3 लोग थे। बात समझ रहे हैं? अब ये लोग आए, तरह तरह के पार्टियों से मिले। बात समझ रहे हैं? 3 आदमी, क्लियर है ना? अब ये इनका क्या काम था? और अंतरिम सरकार का गठन।
ये इस उद्देश्य से भारत आए थे, मार्च 1946 में आए थे। 1-2 महीना मतलब हर एक पार्टी से मिले, भारत का माहौल जाने समझे, और जुलाई अगस्त में ये 1946 में संविधान सभा के लिए चुनाव कराए। बात समझ रहे हैं? तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत ही संविधान सभा का गठन हुआ। बात समझ रहे हैं? यानी कि ये कैबिनेट मिशन जो आया, इसी के अंतर्गत संविधान सभा का आपका गठन होगा। क्लियर है? अब ध्यान दीजिए थोड़ा सा, मिटा दे इसको, नहीं लिखे हैं इसको तो मिटा देना। वाह, लिखिए तब। बता रहे हैं ना, अभी चुनाव कराना है, मतलब इन लोग का था ना कि आज़ाद करना है। बात समझो। अब पूरा सत्ता तो अंग्रेजों के पास था। हाँ, अध्यक्ष हैं। पूरा सत्ता तो अंग्रेजों के पास था, तो अब भारतीयों को देना है तो वो कैसे दे देंगे? अकेले छोड़कर चल जाएंगे, इसी तरह छोड़कर चले जाएंगे, वो मतलब बंदरबाट हो जाएगा। अचानक से राजा यहाँ से वैसा छोड़कर चल जाए शासन प्रशासन, तो लूट मार हो जाएगा ना जी, अराजकता फैल जाएगा। तो इस उद्देश्य से कहा कि अपना आप संविधान बनाइए। अब उस संविधान में कौन लोग रहेंगे, वो भारतीय रहेंगे, इस पर चर्चा होना है, अभी नहीं। इस तरह से मान लीजिए इस तरह किसी को छोड़ के चले जाइए अचानक, तो कौन सेना का कंट्रोल करेगा? यहाँ के संसाधन कहाँ जाएंगे? कौन प्रधानमंत्री होगा, कौन रक्षा मंत्री होगा? पहले तो वो लोग था ना। हाँ हाँ हाँ, अरे गुलाम नहीं है, आपको बता रहे। अरे आपको हाँ करके चले गए हैं ना, उसमें कुछ चेंजिंग हुआ है, हम बताएंगे, वो आगे पढ़िएगा। आप समझिए ना, पूरा संविधान पढ़िए ना, आप मुंहजोड़ हो जाइएगा। मुंहजोड़ समझ रहे हैं? मतलब आपको ज्ञान हो जाएगा। ठीक, मिटा दे जी। हाँ, में भी स्वीकार किया गया था संविधान सभा की मांग को। देखो, एम.एन. राय ने प्रथम कहा, कांग्रेस ने आधिकारिक रूप से 40 में कहा कि हम आपका संविधान, मतलब मूड बना लिए थे अंग्रेज की छोड़ना है, संविधान सभा की मांग कर रहे थे। इसी तरह कांग्रेस बनाएंगे 85 में, चर्चा होगा। हाँ, मिटा दे, पहले इस चीज को समझिए संविधान सभा के बारे में। मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन आया, उसी के अंतर्गत संविधान सभा का गठन हुआ। यही बीज पड़ा ना जो कैबिनेट मिशन के तहत आपको समझ में आ जाएगा कि देश का बंटवारा क्यों हुआ। ठीक, हाँ, मार्च 1946 कह तो रहे हैं। मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया। कैबिनेट मिशन हाँ भारत आया, 24 मार्च आया, तो लिख लीजिए। ठीक, भारत आया, इसमें 3 लोग थे, ये बता दिए हैं। अब ये कुछ पार्टियों से मिला, बात समझ रहे हैं, और कहा कि हम संविधान सभा का गठन करने वाले हैं। तो गठन के लिए उसमें जो लोग होंगे वो कौन लोग होंगे, तो उनके लिए चुनाव किया गया जुलाई अगस्त 1946 में। जुलाई अगस्त 1946 में चुनाव हुआ। बात समझ रहे हैं? ये चुनाव किसके लिए हुआ? नहीं, संविधान सभा के लिए। संविधान सभा के लिए अभी फ्रेम में नहीं बैठा है काजी। कैबिनेट मिशन भारत आया बनाने के लिए है संविधान। हाँ हाँ, कुछ लोग होंगे जो बैठकर संविधान का निर्माण करेंगे, तो उसमें कौन लोग होंगे? तो इसके लिए चुनाव करा दिया जाएगा ना, कि पहले उसके पीछे अंग्रेज थे सब ना। क्लियर है? आगे बढ़े कि कोई दिक्कत है? अरे आप ऐसे सोचो ना कि ट्रांसफर कैसे करोगे। अब इस पर क्या हुआ कि सदस्य कितने होंगे, बात समझ रहे हैं?
तो सदस्य होंगे 389 इस संविधान सभा के लिए। पहले अभी ध्यान दीजिएगा कितने सदस्य होंगे? 389। अब ये 389 जो सदस्य होंगे संविधान सभा के लिए बोल रहे हैं हम, ये कैसे आएंगे? तो ये जनसंख्या के आधार पर आए थे, यानी लगभग 10 लाख जनसंख्या पर एक सीट ना। 389 10 लाख पर एक सीट ना, ऐसे करके आए। तो उस समय जो भारत की स्थिति थी पूरा भारत में, वो था कि 389 टोटल सदस्य होंगे संविधान सभा में। ये कैबिनेट मिशन ने निर्णय किया, जिस पर चुनाव होगा 296 पर, 296 पर चुनाव होगा। और ये 296 ब्रिटिश भारत का था, ब्रिटिश भारत। और कितना सीट बच गया जी? इसमें से घटाइए 93 सीट, 93 सीट। बात समझ रहे हैं? देसी रियासत, देसी रियासत वो खाका बनाया ना कि टोटल 389 सीट होंगे, जिसमें से 296 ब्रिटिश भारत यानी कि जो सीधे ब्रिटेन के कंट्रोल में भारत था, और 93 सीट देसी रियासत। देसी रियासत अभी भी थे तो या तो अप्रत्यक्ष रूप से अंग्रेजों के अधीन थे, मतलब शासन अपना ही चलाते थे, बात समझ रहे हैं, मगर वो अंग्रेजों को कुछ टैक्स देते थे, अंग्रेजों के अधीन थे, बात समझ रहे हैं। और कुछ जगह जो था भारत में, उसमें डायरेक्ट अंग्रेज चलाते थे, नहीं समझ रहे। तो इसमें भी कहा कि उस समय ब्रिटिश भारत में 11 प्रांत हुआ करते थे। जैसे आज कितना है? आज कौ गो है प्रांत? 28 गो है। तो उस समय 11 प्रांत थे। तो कहा कि प्रांतों से आएंगे 292, याद रखना है, प्रांतों से आएंगे कितना? 292। और उस समय 4 कमिश्नरी क्षेत्र थे, 4 कमिश्नरी क्षेत्र। कमिश्नरी क्षेत्र का मतलब ये कि डायरेक्ट वायसराय के कंट्रोल में है। आज का अपना समझ लीजिए केंद्र शासित प्रदेश जो हैं ना, वो डायरेक्ट राष्ट्रपति के कंट्रोल में आते हैं। उसी तरह उस समय 1946 में 11 गो प्रांत हुआ करते थे और 4 गो कमिश्नरी। तो इससे 4 सीट, ये जोड़ दो, कितना हो गया? 296 हो गया। और देसी रियासतों से इतना आएंगे। बात हो गया? बात समझ में आ गया कि नहीं? क्लियर है? ये फ्रेम बन गया कि चुनाव तो होगा जुलाई अगस्त में, टोटल संविधान से। अभी ध्यान देना, अभी पाकिस्तान बटा नहीं है, पाकिस्तान की मांग चल रही है। लोगों को, जिन्ना साहब को समझाया जा रहा है कि आ जाइए आप संविधान सभा में, तोड़िए नहीं, बात समझ रहे हैं, भारत को अलग मत कीजिए। वो मांग उठा चुके थे कि नहीं हम अपना अलग संविधान बताएंगे, फिर भी अंग्रेज नहीं माना। गांधी जी कह दिए थे कि बंटवारा होगा तो हमारी लाश पर होगा। और कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी जो भारत जाके इसके बाद विभाजन होगा। बात समझ रहे हैं? ये जुलाई अगस्त 46 की बात है ना, और विभाजन कब हुआ है? 47 में। तो पहले की बात है। तो इस समय है, इस समय मुस्लिम लीग भी इसमें है। बात समझ रहे हैं? तो ये मत मानिएगा कि पाकिस्तान अभी अलग हो गया है, अभी पाकिस्तान अलग नहीं हुआ है। क्लियर है देसी रियासत से? अब ये बोला गया कि चुनाव होंगे कितना सीट पर? इतना पर। कोई दिक्कत किसी को? 389 पर। अब ये चुनाव होंगे तो कैसे होंगे, अब ये समझना है। ये चुनाव होंगे तो क्या जनता वोट करेगी? कौन लोग वोट करेंगे? अब इस पर
एक बहुत बड़ा फल्ट आता है और विवेचना का है, वो आलोचना भी होती है संविधान सभा की। आप लोग भी समझिए कि इसमें कौन लोग थे संविधान बनाने में ना। आलोचना होती है कि कुछ ही लोगों का था और कुछ ही लोग अपने में मिलकर संविधान बना लिए और सारे लोगों का प्रतिनिधित्व तो नहीं था। आप भी देखोगे कैसे था कि नहीं था, ये विवेचना का विषय है, सोचने समझने का है। अब चुनाव का क्लियर हो गया ना, आगे बढ़े। चलिए ये सीट का बात ध्यान रखिएगा, कितना है यहाँ पे लिख दे रहे हैं 389। 389 में से 296 आई, 93 आई, 292 और प्लस 4, यही था फ्रेम। इस पर चुनाव होना था। मिटा दे। ठीक, बात समझ में आया कि नहीं? बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रहा है और इम्पोर्टेंट भी है। ठीक, आप जो वोट देते हो वो कहा गया कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व के एकल संक्रमणीय मत। इसमें क्या नियम अपनाया गया वो अलग बात है, मगर अनुपातिक प्रतिनिधित्व का एकल संक्रमणीय मत क्या होता है? वोट देने के दो मेथड है, और भी मेथड हैं, मगर ये क्या होता है उसको समझिए। राष्ट्रपति के चुनाव में अपनाया जाता है, कुछ हेर फेर करके अपनाया जाता है, मगर मूल रूप से क्या होता है? अनुपातिक प्रतिनिधित्व ना और एकल संक्रमणीय मत। प्रोपोर्शनल होता है और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होता है। बात समझ रहे हैं? अभी जो वोट देते हैं, जैसे मान कर चलिए, ठीक, अभी जो है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, अभी इसका जो वोट हम लोग का चुनाव जो होता है, आप थोड़ा सा अपना बुद्धि विवेक लगाना और लगा कर सोचना कि क्या सही है और क्या गलत है और क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, और क्या होता तो बहुत अच्छा होता। बात समझ रहे हो? यही सोचना है। देखो, जैसे मान लो 100 वोट है ना जी, 100 वोट है, पंचायत का चुनाव कह लीजिए, चाहे एमपी एमएलए का चुनाव कह लीजिए, एमएलए का चुनाव है, ये 100 वोट है, मान समझाने की एमएलए का चुनाव है। ठीक, 4 कैंडिडेट हैं, ए बी सी डी ना। ए ने प्राप्त किया 40, ई किया 30, ई किया 20, कितना हुआ? एक प्राप्त किया 10, हो गया। जीता का कौन? 40। ए जीत गया। जीता कौन? ए जीत गया। आप सोचो, इट इज सही, ये सही है क्या? देखो बात समझो, 100 मत था, मत अलग भी हो सकते हैं, यानी 40 लोगों ने पसंद किया और कितने लोगों? 60 लोगों ने नहीं पसंद किया। यानी वो व्यक्ति ऐसा है जिसको 60 लोगों ने ना पसंद किया है, वो चुन के आ जाएगा। क्या वो सही व्यक्ति होगा? आप कभी 2 वोट से जीत जाए तो ये बताइए कि वैसा आदमी आप प्रशासन करेगा जिसको मात्र 2 लोगों ने पसंद किया है। अरे तो ये सही है क्या? वो व्यक्ति सही चुन कर आएगा? अरे आप देखो, वो उसको 40 लोगों ने पसंद किया और 60 लोगों ने ना पसंद किया है। अगर इसका वोट का अंतर कम हो तो 1 वोट से जीत गया, तो उतना लोगों ने ना पसंद ना किया जी, तो आप कैसे आकलन कर लोगे कि सही आदमी है कि गलत आदमी है? आप समझे नहीं बात को। 100 वोट है, 40 वोट मिला, 30 वोट इसको मिला, 20 वोट इसको मिला, तो इसका मतलब ये निकटतम प्रतिद्वंद से 100 वोट में से 60 लोगों ने ना पसंद किया है उसको, 40 लोगों ने पसंद किया है, तो वो जीत गया। गजब बात है। तो सर इसमें से
मिलेगा किसको, सबको तो नापसंद ही करो। तो यही है उसका हम बताएंगे, इसीलिए अनुपातिक प्रतिनिधित्व लाया गया है। अभी उसी का मैटर है कि सही आदमी चुन के आए, समझ रहे हो। मगर ये कहाँ तक उचित है, ये बड़े राज्यों में मगर सही कैंडिडेट चुनकर नहीं आएगा इस फर्स्ट पासपोर्ट से, क्योंकि अभी ही चुनाव हुआ था, हम देखे थे कि 3 वोट से जीत गए, गजब का बात है। तो इसका मतलब आपका इतना टोटल वोट ले लीजिए और 3 वोट से जीते हैं, तो उतने लोगों ने ना पसंद ना किया, तो आदमी तो जेन्युइन होगा नहीं। गजब बात कर रहे हो। मतलब यहां चुनाव कराना है तो आदमी न देखना है, बात समझिए, क्लियर है। तो ये ऐसे संभव है कि वे बहुत बड़े राज्य हैं, बड़े देश हैं, बड़ी जनसंख्या वहां संभव, फिर भी राष्ट्रपति का चुनाव ऐसे नहीं होता है, क्योंकि इससे पता कैसे करोगे कौन अच्छा आदमी है, पता ही नहीं चलेगा। तो अनुपातिक प्रतिनिधित्व क्या होता है, देखिए अनुपातिक प्रतिनिधित्व क्या होता है, इसी को काउंटर करने के लिए अनुपातिक प्रतिनिधित्व लाया गया है। अभी एकल संक्रमणीय मत बाद में समझिएगा, पहले इसी को कि अब देखिए अनुपातिक प्रतिनिधित्व से आएगा तो सही व्यक्ति आएगा कि नहीं। अनुपातिक प्रतिनिधित्व देखिए क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि वहाँ 100 सीट है, 100 सीटें हैं, ठीक, और 4 कैंडिडेट है A B C D। अनुपातिक प्रतिनिधित्व के मतलब कि जिस अनुपात में, ठीक, जिस अनुपात में आपको वोट परसेंटेज मिले उसी अनुपात में सीटों की संख्या बांट दी जाएगी। उदाहरण के तौर पर देखिए, जैसे यहां आपने लिस्ट दे दिया 100 कैंडिडेट का, जैसे चुनाव होगा, आपका 100 सीट है, 100 कैंडिडेट का 4 पार्टियां हैं, ये क्या है, 4 पार्टी है, ये 4 पार्टी है ABCD, यहाँ 4 कैंडिडेट थे, और यहाँ क्या है, 4 पार्टी है। अब ये 4 पार्टी है, अपना 100 कैंडिडेट का लिस्ट दे दिए, और ये पता नहीं चलेगा कि किस सीट से कितने लोगों ने, कौन से व्यक्ति उठे हुए हैं, ये पता नहीं चलेगा। अब वोट पड़ेगा, अब इसको मान लो 40% वोट पड़े, इसको 30% वोट पड़े, इसको 20% वोट पड़ा, और इसको 10% वोट पड़ा, तो टोटल 100 हो गया। अब इसमें से 40 सीट इनको दे दिया जाएगा, इसको 3 सीट, और इसको 20 सीट, और इनको 10 सीट। आप अपने ऊपर से हिसाब से 40 आदमी जीत गया। इसमें क्या था कि किसी को कम मिलेगा तो एको को नहीं जीतेगा, यानी 10% लोगों के मत का आप तो बाइकआउट कर दिए ना जी, 1 के 2 वोट डिसाइड कर दिया। तो कौन अच्छा लग रहा है आपको, नहीं समझ में आ रहा है आप लोग को, तो फिर से देखिए। हाँ, पहले हाई कंपेयर कर लीजिए, कि 100 मत था, यहाँ क्या है, ध्यान दीजिए इधर, 100 मत था, 100 वोट था, ठीक, 4 ये सदस्य हैं, ये ध्यान रखना। पहले एक सदस्य ने 40 वोट लिया, 30 वोट लिया, 20 और 10, तो जीतेगा कौन, ये सब रिजेक्ट। तो हम इसमें कह रहे हैं कि ये खामी है कि उस व्यक्ति चुन गया जिसको 60 लोगों ने ना पसंद किया। अगर यही वोट अंतर कम होता है तो 1-2 वोट से जीत जाता, तो वो व्यक्ति जेन्युइन तो होगा नहीं ना, बहुत अच्छा कैंडिडेट होगा नहीं, क्योंकि उसके निकटतम प्रतिद्वंदी 1-2 वोट से जीता है। हो सकता है कि धांधली भी हो, बात समझ रहे हैं। तो ये एक है जो चुनाव होता है MP MLA का। अब हम समझाना चाह रहे हैं कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व का होता है। तो ये ध्यान रखना कि पार्टी है 4 गो, यहां क्या है, ये पार्टी है 4 गो, और 100 सीट है। तो इस तरह के वोट में कैंडिडेट को नहीं बताया जाता है कि आप कहां से उठे हो। तो 4 पार्टी है, जैसे हम है चुनाव करा रहे हैं, 100 सीट है, तो आप 1 2 3 4 पार्टी है, आप अपना 100 कैंडिडेट का वोट दीजिए, लिस्ट दीजिए हमको, आप अपना 100 कैंडिडेट का लिस्ट दीजिए, आप अपना 100 कैंडिडेट का लिस्ट दे दिए, और चुनाव हम कराए। अब चुनाव कराए तो देखेगा कि पार्टी A को 40% लोगों ने वोट दिया, पूरा है 100 सीट पर 100 सीट है, मान लीजिए 100 वोटों है, 100 वोट है, 100 कैंडिडेट हैं वोट देने वाले, 100 सीट भी है, और 100 हम समझाने के लिए बता रहे हैं, 100 सीट है और 100
वोट है। तो पार्टी ए को 40 लोगों ने तो 40% कह दिए वोट दिया, पार्टी बी को 30% लोगों ने वोट दिया यानी 30 वोट दिया, पार्टी सी को 20% लोगों ने दिया। अब हमारे पास कितना सीट था? 100। तो आप जो लिस्ट दिए हैं पार्टी ए, तो ए का 40 आदमी जीत गया, बी का 30 आदमी जीत गया, सी का 20 आदमी जीत गया और डी का 10 आदमी जीत गया। जितना वोट परसेंट मिला उतना कैंडिडेट जीत गया। इसीलिए नाम है अनुपातिक प्रतिनिधित्व, जिस अनुपात में वोट मिला। अब इसीलिए चर्चा होता है कि वोट परसेंट घटा है कि बढ़ा है, सुने होंगे। और इसमें क्या था कि ये 30% से है, 10 वोट से न जीता तो 1-2 नंबर से जीत गया, बहुत का कम अंतर है तो भी जीत गया। तो हो सकता है कि कोई पार्टी को सब जगह वो 1-2 नंबर से 1-2 वोट से हार जाए तो उसका तो एको को सीट नहीं आएगा। तो क्या उसका पार्टी खराब है? उतना लोगों ने पसंद किया तो उतने लोगों के मत को आप रिजेक्ट कर दोगे? तो इससे तो बहुत अच्छे कैंडिडेट चुन कर आएंगे नहीं, मगर इससे क्या होगा कि बहुत सारी जनसंख्या में ये कराना पॉसिबल है नहीं। ये वहां कराया जाता है जहां लोग जागरूक हों, जहां सारे व्यक्ति पढ़े लिखे हों, वोट का मतलब समझते हों। समझ रहे हैं? तब देखिए कैंडिडेट अच्छा चुन के आएंगे। बात समझ रहे हैं? इस तरह से अब क्लियर हुआ। ये है फास्ट और ये है अनुपातिक प्रतिनिधित्व। तो इस चीज को काउंटर करने के लिए ये किया गया। इंडिया में है नहीं बोला। हाँ, राष्ट्रपति में होता है अनुपातिक प्रतिनिधित्व के एकल सिर्फ, और उसमें भी कुछ चेंज करके होता है। तो वोट देने का यही 2 तरीका है, और भी तरीके हैं, मगर एक हो गया अनुपातिक प्रतिनिधित्व और एक है। आप सोच कर देखो कि एक वोट से जीता तो यानी एक लोग, बहुमत कितना आप कह रहे हैं? बहुमत का 1 वोट से बहुमत हो गया, ऐसा नहीं होता है। ठीक, 1 वोट यानी 1 लोगों ने पसंद किया, उतना लोगों ने ना पसंद किया है उसको, तो ना पसंद करने वाले को छोड़ दोगे? हाँ, वो इसी तरह से होता है। वो MP MLA चुन के जाते हैं ना, MLA MP जाते हैं। हो गया क्लियर? अनुपातिक प्रतिनिधित्व समझ गए? आगे समझाएं? तो एकल संक्रमणीय मत समझिए। अब तो बड़ा गड़बड़ बात है, आप लोग को नहीं बुझा रहा है। अब देखो इसमें क्या प्रॉब्लम है एकल संक्रमणीय मत में। ये भी एकल संक्रमणीय मत जो है, जहां के लोग जागरूक हों, जहां के लोग पढ़े लिखे हों, वहां किया जाता है। सिंगल ट्रांसफरेबल मत प्रणाली, ये वोट देने का सिस्टम है। एकल संक्रमणीय मत। पेन कहाँ रख दिए? कहाँ रख दिए जी? एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, एकल ठीक, एकल अनुपातिक और सिंगल ट्रांसफरेबल समझ में आ गया कि जिस % में लोग पसंद किए उतना सीट आपका। और वहाँ क्या है कि एक आदमी ज़्यादा दिया तो वो प्रचलन में वही है ना, तो आपके दिमाग में बार बार वही आ रहा है। ठीक है, मगर तरीका सोचो। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के लिए आपको न्यूनतम कोटा प्राप्त करना होता है, न्यूनतम कोटा प्राप्त करना होता है। आइए, ऐसे राष्ट्रपति का चुनाव होता है। जैसे 100 मत है, ध्यान देना, 100 मत है, क्या है? 100 वोट है, तो ये न्यूनतम कोटा, न्यूनतम कोटा इसका होता है कुल मत बट्टा 2 + 1, तो ये कितना हो जाएगा? 50 + 1 51। ठीक, बात समझ रहे हैं? उस एकल संक्रमणीय मत प्रणाली में प्रॉब्लम क्या है? इसका काउंटर करेगा ये अभी जो बताया है ना कि 1 वोट से जो जीत गया, ये इससे एकल संक्रमणीय मत से जो चुन के आएगा ना, वो जेन्युइन आदमी आएगा, एकदम सही। वो ट्रांसफर जो हम लोग वाला होता है सिंगल ट्रांसफरेबल से, वो मतलब
बहुत लोगों ने ना पसंद किया, एक आदमी पसंद किया, उससे जीत गया, वो तो बस ये है, वो सही जगह सही मूल रूप से नहीं है। मगर राष्ट्रपति के चुनाव में होता है, और चूंकि भारत देश है, बहुत बड़ा है, इसलिए वो एकल संक्रमणीय मत प्रणाली आम चुनाव में लागू नहीं किया जा सकता। आपको समझाएंगे हम। तो एकल संक्रमणीय मत प्रणाली में जैसे कुल मत है 100, तो न्यूनतम कोटा प्राप्त कर लेना है 51, यानी एक कैंडिडेट 51 वोट मत प्राप्त करे, बात समझ रहे हैं, तभी जाके वो उसको विजयी माना जाएगा। एक वोट, एक उम्मीदवार कम से कम 51 मत प्राप्त करे, इससे राष्ट्रपति का चुनाव होता है, बात समझ रहे हैं। और वोट की वरीयता निर्धारित की जाती है। अभी समझिए क्या होता है, क्लियर है? इसको समझाने चल रहे हैं। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, कुल मत है 100, न्यूनतम कोटा हो गया 51। अब देखिए ये 4 कैंडिडेट है, बैलेट पेपर है, मान लीजिए जैसे राष्ट्रपति का चुनाव होता है, ठीक, प्रत्याशी है ना, तो ए बी सी डी 4 कैंडिडेट है, बात समझ रहे हैं। एक तो जाके ईवीएम दबा देते हो, इसमें आपको एक बैलेट पेपर दिया जाएगा, इस चारों कैंडिडेट का रहेगा, आपको वरीयता देना पड़ेगा कि आप फर्स्ट नंबर में किसको पसंद करते हो, वो नहीं जीता तो दूसरे नंबर पर किसको पसंद करते हो, वो नहीं जीता तो तीसरे नंबर पर किसके पसंद करते हो, वो नहीं जीता तो चौथे नंबर पर। मतलब आपको अभी तक एगो पसंद किया जाता था, तो दूसरे नंबर पर कौन, ये भी तो पूछा जा सकता है, ये भी तो मत प्रणाली है, नहीं समझ रहे हैं। तो क्लियर हो गया। आपको जैसे आप जाकर पहले मोहर दे देते थे, अब आपको पर इस पर क्रम पूछा जाएगा, तो उसके लिए लोग पढ़ा लिखा होना चाहिए। ऐसे होता है राष्ट्रपति के लिए, इसी तरह से हुआ था संविधान सभा का, हम बता इसीलिए रहे हैं, ठीक। तो मान लीजिए आप 1 नंबर में इनको दे दिए कि हमारा फर्स्ट चॉइस कैंडिडेट सी है, 2 नंबर में आप इनको दे दिए, 3 नंबर में आप इनको दे दिए, 4 नंबर पे इनको दे दिए, ये इसको मोड़ कर आप डाल दिए, हो गया क्लियर। सारे लोगों ने ऐसे ऐसे करके, इमेजिन करना, बॉक्स में डाला गया, सब लोगों ने अपना वरीयता दे दिया कि हम 1 नंबर में सी को चुन रहे हैं, अगर वो किसी कारणवश ना जीते तो 2 नंबर को हमारा वोट लिया जाए, वो ना जीते तो डी को लिया जाए, और वो ना जीते तो 4 को। राष्ट्रपति का चुनाव ऐसे होता है। अब इसकी चुनाव जो होता है ना, वो मतलब इसकी मतगणना वो टफ है समझना थोड़ा सा। वही सुने होंगे कि फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, तो अभी तक राष्ट्रपति के चुनाव में एक ही आदमी है जिसका सेकेंड राउंड का मतगणना हुआ, क्या नाम है, बीबी गिरी, हाँ, दूसरी मतगणना। आप तो रटे हो, मगर वो कैसे होता है ये समझो। तो मतगणना इसका समझिए, मतगणना, बात समझ रहे हैं। तो मतगणना 100 मत ले लिए हैं हम, न्यूनतम कोटा कितना है 51। अब हाई जो आप बैलेट पेपर दिए हो, ये जो बैलेट पेपर है ये क्या है, बैलेट पेपर है, ये किस में काउंट करोगे, किस में काउंट करोगे, ये काउंट होगा सी में, 1 नंबर जिसको मिला है प्रथम चरण में, नहीं प्रथम चरण, प्रथम चक्र की गणना में हाई खोल कर देखोगे तो सी को 1 नंबर मिला है, तो ये बैलेट पेपर सी में गिना जाएगा। ये बैलेट पेपर किस में गिना जाएगा, सी में, बात समझ रहे हो। उसी तरह किसी बैलेट पेपर में ए को लोग 1 नंबर में दिया होगा तो उसको चुना जाएगा, नहीं समझ रहे हैं। तो इस तरह से कैंडिडेट प्रथम चक्र में ए बी सी डी ना कैंडिडेट है, इसमें 40, 20, 30, 10, 100 हो गया, क्लियर है। यानी कि प्रथम चक्र की गणना में कैंडिडेट ए को 1 नंबर वरीयता 40 लोगों ने दिया था ना, मतलब जिस तरह ये बैलेट है ना, उसी तरह 1 नंबर पर ए को 1 नंबर 40 लोगों ने दिया था, 100 मत है ये है। बी को 20 लोगों ने, सी को 30 लोगों ने, डी को 10 लोगों ने दिया था, क्लियर है। आपको कितना लाना है, 51 गो,
तो आया है किसी का, तो कोई नहीं जीता। अब समझ रहे हो, अब कोई नहीं जीता। तो अब दूसरे चरण की होगा गणना, दूसरा चरण, समझ रहे हो। दूसरा चरण में तो जिसका कम होगा वो हट जाएगा, ये हट गया ना। तो इसको 10 वोट लोगों ने दिया है, 10 लोगों ने 1 नंबर पे चुना है, तो 1 नंबर पे हट गया। तो कुछ लोगों ने इस वोट को दूसरे नंबर पर भी तो दिया होगा, कुछ लोग तीसरे नंबर पर भी दिया होगा। उस 10 इसका 10 को बैलेट पेपर में कुछ लोगों ने दूसरे नंबर पर बढ़ियाता दिया होगा, तीसरे नंबर पर भी दिया होगा। ये तो 1 नंबर वाला है ना 10, तो 1 नंबर वाला तो हट गया जैसे है ही। तो अब मान कर चलिए कि 4 मत इसको मिल गया, 2 मत इसको, और 10 है ना, और 4 हो गया। कोई दिक्कत? अरे 10 को है ना, 2 4। तो अब इसका मत कितना हो गया? 44। अब इनका कितना हो गया? 22। अब ये कितना हो गया? 34। आपको कोटा कितना प्राप्त करना है? 51। अभी भी नहीं हुआ। तब फिर ये हट जाएंगे। अब इनका मत इसमें चुन हो जाएगा जब तीसरे चरण की मतगणना होगी। यही सुनते हैं राष्ट्रपति में। तो अब जो जीतेगा कैंडिडेट निकल के आएगा, वो कौन सा कैंडिडेट निकल के आएगा? वो जेन्युइन निकाय के 51 गो, नहीं समझ रहे हो। ये है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। हाँ, राष्ट्रपति के चुनाव में ऐसे होता है। मैं ऐसे कुछ चेंजिंग होता है बताएंगे हम राष्ट्रपति के चुनाव में। बात समझ रहे हैं? क्लियर हो गया एकल संक्रमणीय मत प्रणाली प्रथम चरण में, दूसरे चरण में। और वो बताए थे अनुपातिक प्रतिनिधित्व, यानी कि जिस अनुपात में वोट परसेंट लाए हैं उस अनुपात में सीट। तो अनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय मत समझ में आया? अब बोलो, बड़ा मेहनत कराए हो। क्लियर हो गया? हम बात समझ में आ गया कि नहीं? तो अनुपातिक प्रतिनिधित्व, एकल संक्रमणीय मत और अनुपातिक प्रतिनिधित्व, हाँ अभी तक मिल गया है। वही तो कह रहे हैं राष्ट्रपति के चुनाव में एक गो है कि दूसरे चरण की मतगणना करनी पड़ी है। यही क्वेश्चन बन जाता है बीबी गिरी का। ठीक, बाकी सबसे एक के चरण में मिल जाता है। हम समझाने के लिए लिखे हैं आज 100 आपको लिए कि न्यूनतम कोटा प्राप्त करना होता है। न्यूनतम कोटा कुल मत बटा 2+1 होता है। ऐसे बैलेट वरीयता, आपसे वोट नहीं चाहिए जाता कि आप किसको पसंद करते हो, आपसे ये पूछा जाता है कि आप वरीयता क्रम बनाइए, यानी कि 1 नंबर में किसको, दूसरे नंबर में किसको, तीसरे नंबर में किसको। तो इसकी गणना बार बार आप देखो कितना खर्चीला है, समझ रहे हो। ये आम चुनाव में संभव है, इसीलिए फर्स्ट ट्रांसफरेंशियल हो जाता है। प्रॉब्लम यहाँ है। और IAS इसके लिए क्या चाहिए? सबको जानकारी होना चाहिए, सबको उस चीज़ का समझना चाहिए। भारत जैसे देश में संभव है। अगर आने वाले 100 साल में हम लोग पढ़ लेते हैं, सब लोग समझ लेते हैं, पढ़ा रहे हैं हम, वीडियो रहेगा ही, सब लोग को ज्ञान हो जाता है, मांग होगा, तो आम चुनाव में ये भी हो सकता है, काहे नहीं होगा। समझ रहे हैं? तो इसलिए है। अब समझिए ओरिजिनल बात कि हम बताना चाह रहे हैं कि संविधान सभा से चले थे ना हम, तो संविधान सभा में चुनाव तो होना था। क्लियर है? मिटा दे अब। अब देखिए संविधान सभा, संविधान सभा, ठीक, जुलाई अगस्त में 1946 में चुनाव हुआ था। आइए चुनाव कैसे होगा जी? तो कितने सीटों पर होगा? तो ये बात बता दिए थे 389 में से 296 पर ब्रिटिश भारत और 93 पर देसी रियासत। इसमें भी 292 कितना ब्रिटिश भारत और 4 गो कमिश्नरी क्षेत्र ना। ये हो गया, इतना होना था, ये खाका बन गया था। और चुनाव कैसे होगा जी? तो अप्रत्यक्ष होगा, ठीक।
और कैसे है अनुपातिक प्रतिनिधित्व, अनुपातिक प्रतिनिधित्व, बुझा गया। अब कैसे एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, बुझे। मतलब संविधान सभा में जो लोग जाएंगे वो चुनकर जो जाएंगे वो है इस तरीका से जाएंगे। समझ में आ गया। हाँ, समझा दिए हैं। अनुपातिक प्रतिनिधित्व यानी कि वोट परसेंटेज के आधार पर सीटों की संख्या बांट दी जाएगी। अनुपातिक प्रतिनिधित्व होगा। राष्ट्रपति के चुनाव में यही होता है, ये तीनों होता है राष्ट्रपति के चुनाव में। राष्ट्रपति के चुनाव में कुछ गड़बड़ी हो गया तो कौन देखेगा? सुप्रीम कोर्ट की सुप्रीम कोर्ट आए थे क्वेश्चन। हाँ, सुप्रीम हो गया। विवाद जो होगा ना वो सुप्रीम कोर्ट में होगा। ठीक, कोई दिक्कत। ये राष्ट्रपति, फिर भी भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में हूबहू जो इसका मूल भावना है उसको नहीं, कुछ चेंजिंग किया गया है, ये मत मान लीजिएगा भी। आप ये तीनों दे दोगे और प्रत्यक्ष, अनुपातिक पर एकल संक्रमणीय मत। हाँ, मगर इसमें चेंज होता है। ये जो मत प्रणाली है ये मूल भावना है, मूल भावना से कुछ हटकर हम लोगों ने राष्ट्र चुनाव किया। वो क्यों किया है अब जब राष्ट्रपति पढ़ाएंगे तब। अभी संविधान सभा में ये अप्रत्यक्ष हुआ। अब देखो, ये चुनाव तो होने वाला था 389 पर, तो इसमें अप्रत्यक्ष का मतलब कि डायरेक्ट जनता वोट नहीं करेगी। तो कौन लोग वोट करेंगे? तो प्रांतीय विधानसभा में जो लोग चुने गए थे, प्रांतीय विधान परिषद में जो लोग चुने हुए थे वही वोट करेंगे। प्रांतीय विधान परिषद के सदस्य। अब देखो, प्रांतीय विधान परिषद यानी कि उस समय कैबिनेट मिशन भारत आया, ठीक, कहा कि चुनाव कराएंगे, पार्टियों से मिला और कहा कि इतना सीट पर चुनाव होगा और ये चुनाव जो होगा अप्रत्यक्ष होगा, अनुपातिक प्रतिनिधित्व होगा और एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के आधार पर होगा। इसमें कुछ वोट का मत भी होता है, अभी हम बाद में बताएंगे। वोट का वेटेज भी होता है, कम या ज़्यादा। पहले आप इसको समझिए। अब मतलब प्रांतीय विधानसभा के जो लोग थे ना, चुन के आए थे, वही संविधान सभा के नहीं, हम मत देंगे, उसी में से खड़ा होंगे, उसी में से लोग वोट दिए थे। अब सुनो आरोप क्या लगता है, आलोचना क्या है कि उस समय भी व्यस मताधिकार नहीं था प्रांतीय विधानसभाओं में। मात्र कुल जनसंख्या का 10% लोगों ने इनको चुनने में भाग लिया था। 10% लोगों ने इनको चुनने में भाग लिया था। व्यस मताधिकार था नहीं, 10% लोगों का हिस्सेदारी था, टैक्स वैक्स था, कुछ कटेरिया था। तो ये बताओ 10% लोगों ने इनको चुना और ये मिलकर संविधान सभा के सदस्य को चुन लिए, तो आलोचना होना है कि नहीं कि आपने कहाँ मत लिया, अपने में से चुन लिए। यही आलोचना का विषय है। सोचो, मतलब 90% भारत की जनसंख्या उस समय भाग नहीं ली, उसको कुछ मतलब ही नहीं था कि क्या कर रहे हो, संविधान बना रहे हो कि क्या कर रहे हो, क्योंकि उन्होंने इनको चुनने में वोट नहीं दिया है और ये चुन दिए हैं संविधान सभा को। समझ रहे हैं? इस आलोचना को हम खंडन करेंगे आगे आने वाले क्लास में। समझ गए? अभी चुनाव का परिणाम देख लीजिए, ठीक। चुनाव हो गया तो चुनाव का परिणाम देख लीजिए। हो गया, इस प्रणाली से हुआ। अब चुनाव हुआ तो चुनाव का रिजल्ट देखिए, ठीक। चुनाव हो गया, क्लियर है? तो चुनाव का रिजल्ट देखिए, किसके लिए चुनाव हुआ है? संविधान सभा के लिए। परिणाम क्या आया? परिणाम ये आया कि कांग्रेस को 208 सीटें मिली।
कांग्रेस को कितना सीट मिली? 208। ठीक। और मुस्लिम लीग, यही जो मनोबल बढ़ाना मुस्लिम लीग का इस चुनाव के वजह से कि मांग करना और तेज कर दिया कि पाकिस्तान चाहिए ही चाहिए। अगर ये नहीं होता ना तो मनोबल नहीं बढ़ता जिन्ना का। बात समझ रहे हो? मुस्लिम लीग को कितना मिल गया? बैठ, कितना मिला याद है? 73 सीट मुस्लिम लीग को मिल गया। उसका मनोबल बढ़ गया कि 73 लोग हमको पसंद करते हैं। कहाँ कहाँ पसंद करते हैं, कहाँ कहाँ से जीते हुए हैं, आज जो चुन के आए हैं, तो हम तो मांग कर सकते हैं, एगो देश बना सकते हैं। नहीं समझ रहे हो? और निर्दलीय जो जीते थे 8 गो, कितना निर्दलीय जीते थे? 8 गो। और अन्य भी क्षेत्रीय पार्टियां थी, वो कितना जीता था? 7 गो। जोड़ो तो। हाँ हाँ, वो सब था, बांग्लादेश था भी, बांग्लादेश में सब मिला के कितना हो गया? जोड़ो। 296 हो गया। तो हुआ था 296 पर, लिखे है ना। और इधर हई जो है देसी रियासत, ये खाली रही, ये लो नहीं आया। ठीक, देसी रियासतें रिक्त रही, मतलब ये देसी रियासतें ये रिक्त रही। कांग्रेस को ये मिल गया इतना, ये बात समझ रहे हैं? तो अब संविधान सभा का चुनाव कैसे हुआ था? अप्रत्यक्ष हुआ था ना, व्यस्त मताधिकार नहीं था, लगभग सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व था। और इसमें 15 महिलाएं भी चुनकर आई थी, जिसमें एक मुस्लिम थी। नोट में लिख लीजिए, संविधान सभा में 15 महिलाएं, ठीक, जिसमें एक मुस्लिम भी थी। पूछता है क्वेश्चन कि संविधान सभा में कितनी महिलाएं ने लिया था चुनकर? 15। अब थोड़ा सा 3 गो बैठकवा है, वो बैठकवा देख लीजिए, ठीक है, तब ये को क्लियर हो जाएगा। उसके बाद मांग होगा, ऐसी हो जाएगा, बट जाएगा भारत, उसके बाद अपना अलग अलग बनेगा। हाँ बताएंगे बताएंगे बताएंगे, सब चर्चा होगा। हो गया। कैबिनेट मिशन आया जी, चुनाव हो गया। चुनाव कैसे हुआ? अप्रत्यक्ष हुआ, एकल संक्रमण मत के आधार पर हुआ ना, ठीक। अनुपातिक प्रतिनिधित्व के एकल संक्रमण मत समझा दिए ना। अब देखिए, अब हुआ कि चुन के तो आ गए जो लोग, अब बैठा जाए और संविधान निर्माण किया जाए। तो प्रथम बैठक, चुनाव भी हो गया, रिजल्ट भी आ गया, ठीक। तो अब देखिए, प्रथम बैठक जुलाई अगस्त में चुनाव हुआ ना। तो 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक हुआ। 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में संविधान सभा के सदस्यों का बैठक हुआ। अब इसमें, इस बैठक में, जीत गया ना, 73 को सिटला दिया। इस बैठक में 211 सदस्य ने भाग लिया। और मुस्लिम लीग का तो मन बदल गया था कि उसको चाहिए अलग, तो मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया। बात समझ रहे हैं? इस बैठक में नहीं आकर बैठे, मुस्लिम लीग बहिष्कार किया। मांग दूसरा ना था, अलग चाहिए, बहिष्कार कर दिया। अब जो देसी रियासत थे, मुस्लिम लीग हुआ वो देसी रियासत, ये भी चाह रहे थे, उन लोगों के 60 गठ था, तो देसी रियासत के सदस्य भी शामिल नहीं हुए इस बैठक में। देसी रियासत के सदस्य शामिल क्या हुए? नहीं हुए ना।
अब देखो, अध्यक्ष के बारे में चर्चा होती है जो आप लोग वन लाइनर में रटते हो। तो उस समय फ्रांस की एक परंपरा थी कि सबसे वृद्ध जो है उसमें एजेड, उसको अध्यक्ष चुन लिया गया अस्थायी रूप से। अरे सभा का बैठक करोगे तो बिना अध्यक्ष का करोगे नहीं, तो किनको चुना गया जी? सच्चिदानंद सिन्हा। तो अस्थायी मतलब ये सबसे बूढ़े थे, अस्थायी मतलब काम चलाने के लिए अस्थायी अध्यक्ष। अरे एगो अध्यक्ष होना चाहिए ना, जैसे आप लोग को पढ़ा रहे हैं तो हम होना चाहिए, सब लोग पढ़ाइएगा, गड़बड़ हो जाएगा। तो सच्चिदा सिन्हा चुने गए। ठीक, मुस्लिम, ये ध्यान रखना, प्रथम बैठक में मुस्लिम लीग ये भाग नहीं लिए थे। ठीक, चर्चिल उस समय था, चर्चिल क्या था इस समय? प्रधानमंत्री था वो ब्रिटेन का उस समय जब ये बात हो रहा। तो वो देखिए उन लोग का झुकाव था भारत को फोड़ने का, तो एगो बयान दिया था इस पर। जैसे आज नहीं होता है कि प्रधानमंत्री बयान दे दिए, ये बयान देते, तो कहा था कि एक ये ऐसा विवाह है जिस, हाँ इसको बोला था कि एक ऐसा विवाह है ये जिसका दुल्हन ही गायब है। दुल्हन किसको बोल रहा है वो? बस नहीं, वो कहने का मतलब कि बिना मतलब का है, बात समझ रहे हैं? एक वो अधूरा है एक के बिना, मतलब इसका कोई मतलब नहीं है। हम करने वाले एक ऐसा विवाह है जिसका दुल्हन गायब है, बात समझ रहे हैं? ये एक व्यंग है। अब दूसरा बैठक भी हुआ, दूसरा बैठक देखिए। अरे कहने का मतलब वो व्यंग कर रहा है प्रधानमंत्री के, इसे होने वाला नहीं है। आप देखो फंस गया था बात ना, बात ये फंस गया था जो बुद्धिजीवी थे कि ये मुस्लिम लीग शामिल हो नहीं रहा है, अंग्रेज को बहाना मिल जाएगा कि हम किसको दें आज़ादी, कांग्रेस को दें कि मुस्लिम लीग को दें, बवाल होता। इसमें प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस का मतलब वही मारकाट का हुआ, बात समझ रहे हैं? वो हम बताएंगे इतिहास में। दूसरा बैठक जो हुआ वो कितना हुआ इससे 2 दिन बाद, कितना? 11 दिसंबर 1946, ये भी नई दिल्ली में संविधान बनाने के लिए। इसमें क्या क्या हुआ जी? अस्थाई सदस्य चुन लिया गया ना, अस्थाई सदस्य, अस्थाई अध्यक्ष, राजेंद्र प्रसाद, यानी कि ये लिखने। 2 और भी लोग थे जो उपाध्यक्ष थे, H.C. मुखर्जी और कृष्णामाचारी। उपाध्यक्ष ये लिख लीजिएगा, उपाध्यक्ष थे H.C. मुखर्जी, है नाम पहली बार मिला होगा, कृष्णामाचारी। हाँ बात समझ रहे हैं? ये 2 लोग थे। अब तीसरी बैठक हुआ, कब हुआ जी? हाँ तीसरी नहीं हुआ है, नहीं हुआ है, 2 ही हुआ। हाँ ठीक। अब जैसे देखो बैठक जो है ना वो 2 गो हुआ, मगर जैसे बैठक कहने का मतलब ये हुआ ना कि एक जब तक सेशन एक समाप्त नहीं हो, जैसे सभा का एंडिंग नहीं हो, जब तक नहीं कहते हैं, तो उसमें ही पंडित नेहरू ने ठीक प्रस्तावना रखा, और वो प्रस्तावना आगे चल के संविधान का प्रस्तावना रखा पंडित नेहरू ने 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया गया। इसकी चर्चा हो गई, 2 बैठक हो गया। अब देखिए इसके बाद से थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसके बाद से भारत विभाजन हुआ। इसके बाद से क्या हुआ? हाँ इसके बाद भारत विभाजन हो गया। अब भारत विभाजन में तो 300 हो गया, तो अब थे 389 सदस्य। अब इसके बाद आया आपका, यहाँ देख लीजिए, हाँ भारत स्वतंत्रता अधिनियम 19
1947। ठीक, इसके बाद क्या आया? भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947, विभाजन हो गया। अब विभाजन के बाद, ठीक, जो संविधान सभा के परिवर्तन हुआ, ठीक, तो कितने सदस्य रह गए ये पूछता है, यही इसी को लिए रोके हुए थे, हैं? बताओ। अब संविधान सभा के लिए नए आंकड़े की जरूरत होगी ना। भारत विभाजन हो गया, तो भारत विभाजन जब हो गया तो यही संविधान सभा संप्रभु सभा बन गई। भारत विभाजन हो गया तो यही संविधान सभा संप्रभु सभा बन गई, यही संविधान सभा विधायिका बन गई। और संसद आगे जब तक कि संविधान लागू नहीं हुआ और इसके सदस्यों की संख्या में हेरफेर होगा तो आ गया 299। विभाजन के बाद कितना हो गया सदस्य? सदस्य कितने हो गए? 299। 299 में से 70 गो जो थे वो देसी रियासत, 70 गो देसी रियासत से, और कितना बच गया? 229 ना, 229 ये और 70, 299 हो गया, 729। क्लियर है? भारत विभाजन हो गया, यही है। अब आगे का संविधान सभा में क्या हुआ, उसके सदस्य क्या हो? वो सर आप खत्म हो गया। हाँ, अरे विभाजन हो गया, इसके बाद विवाद हो गया, विभाजन हो गया, भारत सरकार अधिनियम 1947 आया, तो अब 389 पर ना सदस्य हुआ था, तो 389 तो टोटल होंगे नहीं, तो अब 299 तक कितना उधर चला गया? 90 गो उधर चला गया। बात समझ रहे हैं? और 90 में से 70 को देसी रियासत मिल गए और ये 229 गो ये। क्लियर है बात? समझ में आया कि नहीं? रहने देते हैं।